छोटे छोटे शॉर्ट जो 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं तो उनमें डेरिवेशनल पार्ट बहुत होता है। तो डेरिवेशनल पार्ट में तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बना देते हैं, जैसे सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और लाइन चार्ज बोल सकते हो, और अ वायर ऑन विच द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो इसके लिए क्या करना है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है और शॉर्ट में बता रहे हैं। सिर्फ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस लाइन पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है टिल द इंफिनिटी तक है ये पूरा। इसके अराउंड एक कोई पॉइंट लेना है नियर, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे ये P है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कितनी है, R, ठीक है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चाहिए होता है, 3 टाइप के हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रीड किए हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ हमें कौन सा यूज करना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ लाइन टिल द इंफिनिटी विद द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, दिस इज द थ्योरी। R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है अराउंड डिस्चार्ज टेकन द लाइन एट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस सिलेंडर के हमें ऑलरेडी पता है 2 बेस एरिया है, एक उधर एक इधर। तो इसका एरिया वेक्टर हम इधर ड्रॉ कर सकते हैं, इसका एरिया वेक्टर इधर ड्रॉ कर सकते हैं, ds एंड ds, और एक इसके अबाउट एलिमेंट लेके यहाँ पर एक एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, ds, ठीक है। ये मार्कर जैसे हम देख रहे हैं, इसका अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, अगर ये पॉजिटिवली है, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती हैं, FA इन ऑल द डायरेक्शंस होंगी। तो इसका मतलब ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है इसके इस लाइन के परपेंडिकुलरली, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्चुअली क्या होगा, इस पॉइंट पर यही होगा जो एरिया वेक्टर का है। इस वाले पॉइंट की बात करें तो एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और उस वाले पॉइंट की बात करें तो भी यही सिचुएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। तो हम देख सकते हैं विद द बेस एरिया वेक्टर द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90, while from the curved surface area वेक्टर इज along the direction of electric field पूरा। तो सिर्फ इसका मतलब ये जो फ्लक्स एसोसिएट होगा वो किसके साथ होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, बाई गॉस थ्योरम। बाई गॉस थ्योरम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस इज equals to 1 upon epsilon naught times of the net charge enclosed by that surface। ये हो जाएगा, इसको सीधे अप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखो E ds एरिया वेक्टर का, ये एक बार हम नोटिस कर लेते हैं इसको, equals to नेट चार्ज इसमें कितना है, अगर इसकी हम लेंथ अज्यूम करें कितनी, L, और लैम्डा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर इस पे चार्ज Q है, Q upon L, तो जो Q की वैल्यू है एक्चुअली वो क्या हो जाएगी, लैम्डा L हो जाएगी। तो यहाँ Q के प्लेस में नेट चार्ज इनक्लोज हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E जो भी होगा वो यूनिफॉर्म होगा, तो और E डॉट ds इसको ओपन करेंगे, E ds cos थीटा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2 के लिए तो ये 90 है, तो मतलब वो 0 है, वो वाला टर्म आएगा ही नहीं। कर्व्ड सरफेस एरिया पे एक ही डायरेक्शन में तो 0 है, तो cos 0 1 हो जाता। तो E इज टेकन आउटसाइड, अब इसका इंटीग्रेशन होगा E ds लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट E और ds कर्व्ड सरफेस एरिया जो किसी सिलेंडर का होता है 2 पाई r h, और h की जगह पर ये क्या है, लेंथ L इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये L कैंसिल हो गया, E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला आ गया। फॉर कन्वीनियंट हम इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। और यहाँ पे एक रिजल्ट हमें और मिल रहा है, दैट इज E is inversely proportional to R। The electric field due to a linear charge distribution is inversely proportional to the distance of observation point। यहाँ स्क्वायर नहीं है, नोटिस रखना, ठीक है, यहाँ सिर्फ R है। तो एक तो ये तो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है मतलब, लेकिन सिर्फ इम्पोर्टेंट है, आ सकता है मतलब आ नहीं रहा है, पेपर हमने नहीं बनाया है। सर ग्राफ ही कर्व होगा ना इसका सर? हाँ, इनवर्स रिलेशन है।
और इसमें हाँ कभी कभी ग्राफ भी पूछ लेते हैं इन बिटवीन, तो ग्राफ दो तरीके से पूछा जा सकता है, इन बिटवीन ई एंड 1/r, इन बिटवीन ई एंड आर। तो यहाँ देख रहे हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करें ऐसे ई वर्टिकल पर और आर हॉरिजॉन्टल में फॉर अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ई की वैल्यू सपोज करो मैक्सिमम यहाँ से है जब डिस्टेंस 0 है। डिस्टेंस को जैसे जैसे आगे ले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे डिक्रीज होगा। तो ये इस तरीके का कर्व आएगा। और यही ग्राफ अगर हम इसके लिए प्लॉट करते E और 1/r, तो ये प्रोपोर्शनल है, तो इनका रेशियो कांस्टेंट होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। अब लेकिन स्ट्रेट लाइन, तो ये ध्यान रखना ग्राफ किसके किसके बीच में है, 1/r के साथ लिया गया है या ओनली r के साथ लिया गया। ये कर्व और ये स्ट्रेट लाइन, जब भी दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे अगर उनका रेशियो कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग कर्व आएगा, किस टाइप का कर्व है। इसी में जो दूसरा, अगर हमको गॉस थ्योरम से ये इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, अदर भी आ सकते हैं जैसे स्फेरिकल सेल वाला आ सकता है, ठीक है, प्लेन चार्ज शीट वाला आ सकता है जो कि बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, सिंपली है, थ्योरेटिकली है। और अगर हम दूसरे की बात करें तो फिर कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन को न्यूमेरिकल भी हो सकता है और डेरिवेशन भी डायरेक्टली हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट पे एक बार फिर से जाते हैं। दो प्लेट्स यानी टू कंडक्टर्स हेल्ड पैरेलल टुगेदर एट अ सर्टेन डिस्टेंस दैट इज d, और when a charge q is given to any one plate of this capacitor, the same opposite charge induced on the inner surface and the same positive charge induced on the outer surface, the charge of outer surface is removed by the process of earthing. Now these two have the equal and opposite charges. ठीक है, हमारे पास कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग एट द नेगेटिव चार्ज। तो इट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वन प्लेट एंड एंडिंग एट द अदर प्लेट। सो देयर शुड बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द स्पेस ऑफ दिस प्लेट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दीस प्लेट्स। ठीक है, तो हम क्या होता है जब भी हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होता है तो हमें डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि Q क्या है, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। Q को हम किसी और टर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते, Q है मतलब Q है। कैलकुलेट क्या करना होगा, C का फॉर्मूला होता है Q अपॉन B, जिस तरीके का सिस्टम है उसके लिए भी कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला B equals to into D, electric field and the separation. Electric field is given by sigma upon epsilon naught D. Sigma is if the charge is Q and area of plate is A, then sigma is Q upon A, epsilon naught D, you get B. Because capacitance is given by Q upon B, that is Q, formula of B is this, Q A, epsilon naught D, Q is cancel, C equals to epsilon naught A upon D, एक टर्म हो गया। If there is a dielectric medium in between the plates of, अगर यहाँ पर हमको डायलेक्ट्रिक फिल करें, ये ज्यादा पूछा जाता है, तो उसकी दूसरी कंडीशन क्या थी, जैसे हमने यही कैपेसिटर ले लिया रफली और इसके बीच में एक डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी जिसकी कोई थिकनेस है T। ठीक है, when we introduce a dielectric slab between the plates of capacitor, the dielectric gets polarized। डायलेक्ट्रिक का क्या होगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन मींस नेगेटिव चार्ज टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट कलेक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड द नेगेटिव हो जाएंगे, तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक। तो जो एयर में डेवलप था पहले वाला उसको हम लिखेंगे E नॉट, और जो इसके अंदर डेवलप होगा उसको क्या लिखेंगे, EI इंड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर में है वो किधर है, इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट, और जो स्लैब में होगा वो होगा राइट टू लेफ्ट, क्योंकि इसका प्लस इधर है माइनस इधर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का सब्सट्रैक्शन से मिल जाएगा। तो यहाँ फिर से आल्सो करके डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, वेयर डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, तब क्या होगा, B इज इक्वल्स टू, पहला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है एयर में जिसको हम E नॉट से लिख लेते हैं, और एयर में जो डिस्टेंस बची है वो कितनी है, टोटल थी D, इसमें से T एक्यूपाइड कर ली डायलेक्ट्रिक ने, तो क्या बचा D माइनस T प्लस
डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है वो है EI, और डाइलेक्ट्रिक की डिस्टेंस कितनी है, जो इसकी थिकनेस है T, और एक रिलेशन ये होता है EI इक्वल्स टू E नॉट अपॉन K, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये प्लेस कर दो, E नॉट अपॉन K D माइनस T प्लस E, सॉरी यहाँ E नॉट दिया, E नॉट अपॉन K T, इसमें E नॉट हमें कॉमन मिल गया, D माइनस T प्लस T अपॉन K। E नॉट की अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मतलब Q अपॉन A, एप्सिलॉन नॉट ये दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, D माइनस T प्लस T अपॉन K, हो गया। इसी D को अब हम क्या करेंगे, पहले इसी फॉर्मूले में थोड़ा पुट करना है, C इक्वल्स टू Q अपॉन D। अभी नई सिचुएशन हो गई, इसमें क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये Q कैंसिल, द फॉर्मूला इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये हो गया फाइनल फॉर्मूला। अब अगर ये कहा जाए कि इफ द होल स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक, पूरा स्पेस फिल कर दिया जाए तो जो T है वो कितनी हो जाएगी, D के बराबर हो जाएगी, पूरे में फिल किया जाएगा। तो T की जगह पर इसी फॉर्मूले में हम D पुट कर दें, तो जैसे D और T को भी D पुट करेंगे, D माइनस D क्या होगा 0, यहाँ D आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A, और ये D अपॉन K होगा, रिवर्स होकर K यहाँ आ जाएगा अपॉन D, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। इस पे फिर जो भी क्वेश्चन है, कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, उनको सॉल्व कर लेना थोड़े से, किसी में डाउट हो तो पूछ लेना, मतलब सेकंड चैप्टर से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। अब अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें दो तीन डेरिवेशन है शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज I इक्वल्स टू NEVD, ठीक है। तो ये रिलेशन अगर हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख दें, रिलेशन बिटवीन I एंड VD, ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें सर क्या करना है इसमें, assumption क्या है हमारा, लेट मी कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A and length L, whose electron density is small है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसके 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, ये हमने यूज किया है। तो द फ्री चार्ज ऑन द कंडक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, तो फ्री चार्ज क्या होगा, Q इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू NE, तो यहाँ हम कैपिटल N लिख रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ N का मतलब क्या है वो देख लो। N का मतलब है यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है, पूरा वॉल्यूम इसका कितना होगा, A इंटू एल, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, और इसमें n पर यूनिट वॉल्यूम है, तो NaL, तो यहाँ क्या प्लेस कर सकते हैं, NaLE, हो गया Q। इफ I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस फ्री चार्ज, तो I का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन T, so this is NaLE अपॉन T, इसको जरा मैनेज करो, NaE को अलग लिखते हैं और ये L अपॉन T को अलग लिख लेते हैं, L अपॉन T। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, द स्पीड ऑफ ड्रिफ्टिंग फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ द कंडक्टर, एक एंड से दूसरे एंड तक, तो एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, जितनी उसकी लेंथ है L, तो इसका मतलब L क्या हो गया, डिस्टेंस, T क्या हो गया, टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, स्पीड, और ये स्पीड फ्री इलेक्ट्रॉन की कौन सी होगी, ड्रिफ्ट स्पीड, तो हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, BD, so that is NaEVD, this is the relation between electric current and drift speed। एक डेरिवेशन ही हो गया, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसके बाद एक रिलेशन ऑफ, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक तो ये आ गया, ठीक है। अब हम इस ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड का, तो उसका भी सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे आएगा। ड्रिफ्ट स्पीड के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट करना है, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड, ये अंडरस्टूड है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड है। तो हमने क्या किया, ड्रिफ्ट स्पीड के लिए एक कंडक्टर ले लिया, यही वाला कंसीडर कर लेते हैं, इट इज कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ दैट इज अ बैटरी,
जैसे कनेक्ट किया तो क्या होगा, इस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, इस बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ L ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, E इक्वल्स टू B अपॉन L। और हमारे पास सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे ही कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो नाउ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द होल कंडक्टर एंड एवरी फ्री चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। But due to this force or according to Newton's law, electron gets accelerated, force लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे, और एक्सेलरेट होने से क्या होगा, इनकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन there are some ions inside the conductor, कुछ आयन भी होंगे, due to the collisions of electron with the ions, they lose their gained energy। जो एनर्जी उनको एक्सेलरेशन में मिली है वो क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी लूज करेंगे, hence they get a small speed along the length of conductor named as the drift speed। जो कम स्पीड मिली है उसी के लिए हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे यूज करना है, हमें ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला निकालना है। ई मिल गया तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं फोर्स जो लगेगा एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, ई। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जो होगा इसका क्या होता है, एफ अपॉन एम। तो ई अपॉन एम, एक्सेलरेशन हो गया। स्पीड कितनी मिली किसी एक इलेक्ट्रॉन को, पहले से भी कुछ स्पीड होती है जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मल स्पीड, टेम्परेचर की वजह से। तो जैसे हमने इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो हम जैसे यूज करें फ्रॉम B इक्वल्स टू U प्लस AT, ये फॉर्मूला पता है ना, फाइनल स्पीड इक्वल्स टू इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग जो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को जो स्पीड मिल रही है उन सबका जो एवरेज है एक्चुअली वही ड्रिफ्ट है। तो हम क्या निकालेंगे, V इक्वल्स टू n को V1 प्लस V2 अप टू Vn डिवाइडेड बाई n। और V का मतलब क्या हुआ, U1, ठीक है, पहले के लिए U1, दूसरे के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो U2 अप टू U3 डिवाइडेड बाय n। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं U1 U2 अप टू UN अपॉन n, ये अलग कर लें, प्लस A। और फिर टाइम अगर अलग अलग है, टाउ 1 टाउ 2 अप टू टाउ n डिवाइडेड बाय n। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, कितनी देर के लिए इलेक्ट्रॉन रिलैक्स रहता है, दैट इज द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन के बीच का टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है। उन सबके एवरेज को हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कंडक्टर के अंदर। तो इस फॉर्मूले को देखो, तो ये जो है एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। एवरेज थर्मल, जैसे कोई कंडक्टर यहाँ पे कॉपर वायर लाए अपने यहाँ रख दिया, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो चल रहे हैं ना, लेकिन उसके अंदर करंट नहीं है, तुम लोगों को ही पता है इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है, अंदर चार्ज मूव, करंट जनरेट, चार्ज मूव करेगा तो करंट जनरेट होगा। लेकिन अगर हमने कंडक्टर यहाँ रख रखा है रूम टेम्परेचर पे, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन है जो चल भी रहे हैं, लेकिन कोई करंट जनरेट नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो हो जाएगा जीरो। तो हमें मिला क्या, B इक्वल्स टू, इसी B को BD लिख रहे हैं, यहीं से लिख सकते हो। तो फर्स्ट वाला टर्म हो गया जीरो, एक ही जगह पर ये यूज कर सकते हैं E अपॉन m एक्सेलरेशन। और इस पूरे एवरेज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन को ओनली टाउ लिख लेंगे, एवरेज है, तो ये हो गया टाउ। तो दिस शुड बी द फाइनल फार्मूला, देन BD इक्वल्स टू E अपॉन m टाउ। एक तो ये हो गया। इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, इस नेम से भी ये डेरिवेशन पूछा जाता है। इसकी एक और फॉर्म है, E इक्वल्स टू क्या है, B अपॉन L। तो इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस और करके हम लिख सकते हैं EV अपॉन ml टाउ। तो वी हैव टू फार्मूला ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड with the relation of time of relaxation, E upon m tau and EV upon ml tau। ये दो रिलेशन हो गए, इंपॉर्टेंट है, मतलब यूजफुल है। अब इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से क्या करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो हमने पढ़ी रखा है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर व्हाइल ऑल द फिजिकल कंडीशंस बी कांस्टेंट और सेम। मतलब स्ट्रेन में कोई चेंज ना हो, टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, प्रेशर में कोई चेंज ना हो, तो ओम्स लॉ वैलिड है। तो इन दोनों को यूज करके हम ओम्स लॉ वेरीफाई कर लेते हैं, देखते हैं। ये देखो ओम्स लॉ वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन शॉर्ट, बाकी सब तुम लोगों का पढ़ा हुआ है तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा है, हम सिर्फ डेरिवेशनल पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, अभी अभी हमने ड्राइव किया NE/ABD, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा हमने ड्राइव किया VD इक्वल्स टू EV अपॉन ml
टाउ। ये ध्यान रखना, ओम्स लॉ लेना है तो बी चाहिए, तो ड्रिफ्ट स्पीड का बी वाला फॉर्मूला लेंगे, अदरवाइज यहाँ तो वो भी होता है ना ई अपॉन एम टाउ। ठीक है, इन दोनों का यूज करना कुछ नहीं है, इसको कंसिडर एज 1, इसको कंसिडर एज सेकंड। यहाँ से बीडी की वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस कर दो। देखो आई इक्वल टू फ्रॉम 1 and 2 यूज करें, एन ई ए बीडी के प्लेस पे ई बी अपॉन एम एल टाउ। और हमें ओम्स लॉ के लिए क्या प्रूव करना है, बी अपॉन आई इज कांस्टेंट, ये तो प्रूव करना है। तो बी यहाँ है, आई यहाँ है, एक साइड में ले जाओ इसको, देखो क्या क्या मिलेगा, बी अपॉन आई इक्वल टू, अब ये टर्म इधर आ गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर, ई इंटू ई ए टाउ, ये पूरा टर्म यहाँ आ गया। अब यहाँ ओम्स लॉ में क्या होता है, कीपिंग द फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं, प्रेशर में चेंज नहीं, स्ट्रेन में चेंज नहीं। तो यहाँ देखो बदलने वाला क्या क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वैसे ही कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है। टाउ पे कहानी अभी रुकी हुई है, टाउ कांस्टेंट है या नहीं, ये कांस्टेंट कब, ये सब कब कांस्टेंट होंगे, स्पेशली इनमें से एल और ए, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमने पढ़ रखा है थर्मल एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन से लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी तो क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं ये पूरा कांस्टेंट रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि टाउ भी टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी कांस्टेंट हो गया पूरा, तब ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो क्या लिख सकते हैं, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इज कांस्टेंट, दैट इज बी अपॉन आई इज कांस्टेंट, दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ इससे वेरीफाई हो सकता है। तो इन शॉर्ट है, जब डेरिवेशन करते हो तुम लोग तो बड़ा लगता है, तो छोटा है पूरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हमने ओरली बोला, लिखा नहीं। आप लिखोगे तो थोड़ा सा पेज बन जाएगा, पता वही आपको क्या लिखना है। इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इन्हीं दो फॉर्मूले को यूज करते हुए, तो ओम्स लॉ वेरिफिकेशन था उसको ही बता ही देते हैं, जब इतना बताया है। कभी कभी हमसे पूछा जाता है ड्राइव द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, समटाइम वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। तो जनरल ओम्स लॉ को पता है, आई प्रोपोर्शनल बी और बी प्रोपोर्शनल आई और दैट इज बी अपॉन आई इज कांस्टेंट। वेक्टर फॉर्म में कभी कभी तुम लोग कंफ्यूज होते हो, हमने पढ़ाया है लेकिन उसके बाद भी होते हो। तो वो फॉर्म क्या है पहले तो हम ये बताते हैं, हमें ये ड्राइव करना है, ये लिख के नहीं आएगा लेकिन हम बता रहे हैं, ये इसका मतलब ये है ड्राइव J equals to sigma E, this is the vector form of Ohm's law. We have two vector quantity in this, one of them is current electricity and second one is electric field. ठीक है, ये सिग्मा नहीं है तो इसलिए ये, और Ohm's law है तो कैसे इसको टाइप करने के लिए सबसे क्या यूज करेंगे, V है वंस अगेन लास्ट जो दो फॉर्मूले यूज किए वही N E A V D, और नेक्स्ट वन V D equals to E V के प्लेस पे हम E लेते हैं यहाँ पर टाउ, क्योंकि यहाँ में E रिक्वायर्ड है। फिर से वही करते हैं जो लास्ट में किया Ohm's law में, ये BD की वैल्यू यहाँ से उठाई या प्लेस कर दो, इसमें क्या होगा, I इक्वल्स टू एम ई ए और BD के प्लेस पे ई ई अपॉन एम टाउ, ये हो गया। अब यहाँ देखो I एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम टाउ, एक साथ लिख लें टाउ, इसको एक साथ लिख लें, ई अलग कर दें। अब जरा ध्यान से देखो, अभी लास्ट वाले फॉर्मूले में आया था बी अपॉन आई इज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आई थी एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, यही आई थी। और इसी ये होता है क्या, आर, और आर का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो इसका मतलब एल अपॉन ए को अगर छोड़ दिया जाए कंपेयर करने तो बाकी जो कुछ भी बचा है इसमें एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, वो क्या है, रो एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए, सॉरी ये नहीं टाउ, ये छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां देखो एन भी है, ई स्क्वायर भी है, टाउ भी है, एम भी है। तो चाहे तो तुम ए यहाँ पे हटाकर यहाँ लिख लो, और क्लियर करने के लिए टाउ यहाँ लिख दो, ए यहाँ मल्टीप्लाई लिख दो, आउटसाइड ले लिया। तो ये क्या है, एन ई स्क्वायर टाउ कौन है, इसका रेसिप्रोकल है, वन अपॉन रो। तो यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, आई वो वाला ए इधर ले आओ अपॉन में ए, और यह क्या हो गया, वन अपॉन रो इक्वल्स टू ई। ये आई अपॉन ए क्या है, सबको पता है, आई अपॉन ए क्या है, करंट डेंसिटी, और ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी वन रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो यहाँ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर जे प्लस कर दे, इसकी जगह सिग्मा, इसकी जगह ए, और इसमें जो वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर लगा दिया, इस पे वेक्टर लगा दिया, इस पे लगा दिया, दिस इज द
वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि इसमें भी रिलेशन वही है, आई इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, अगर ई को यहाँ बी अपॉन एल लिख देते तो यहाँ आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आ जाता है, ये तो ओम्स लॉ है, बाकी सभी इसमें फर्दर कांस्टेंट है पूरा। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये वैल्यू भी ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो अब ज्यादा इसमें नहीं याद है क्योंकि काफी टॉपिक हो गए इस चैप्टर से। अब जरा नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में एक टॉपिक है, मैग्नेटिक वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, टॉपिक डायरेक्टली कभी नहीं आता, बाय चांस है न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने, जैसे एक हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिया, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड लिया, इसमें एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर एंटर करा दिया, चार्ज है क्यू, ठीक है। तो जैसे ये परपेंडिकुलर एंटर करेगा, सबसे पहला थीम, व्हाट शुड बी द पाथ इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, इट्स पाथ मस्ट बी सर्कुलर। सर्कुलर हो जाएगा तो मतलब इसके अंदर घुसते ही इसका पाथ ऐसा कुछ होगा, पाथ सर्कुलर, तो इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी जो हमें कैलकुलेट करनी होती है। सिंपल कॉन्सेप्ट इज दिस, व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इट रिक्वायर्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्सेस अवेलेबल देयर, और इन मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइडेड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कॉन्सेप्ट क्या है, द मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस व्हेन द पाथ इज सर्कुलर। और मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल में क्या होगा, q, अगर इसकी वेलोसिटी v है v, मैग्नेटिक फील्ड v, और एंगल है sin थीटा, लेकिन ये 90 इंट्रेंस है तो sin 90 इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहां से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा, sin 90 तो 1 हो गया, एक b कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, qv sin 90 का मतलब 1 हो गया, mv अपॉन r, यहां से r की वैल्यू निकाल लें, mv अपॉन qv। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, इसी को वैसे भी लिख सकते हैं, और p अपॉन qv, p इज द लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यह क्वेश्चन, इसी का दूसरा जो थीम है वो क्या है, अब अगर हम इसी को हम एज्यूम करें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और पार्टिकल जो एंटर कर रहा है v वेलोसिटी के साथ वो ऐसे, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज एट एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां कितने एंगल पे थी वेलोसिटी, 90 में, यहां 90 पे नहीं है, अदर देन 90 है किसी एंगल पे, दैट इज थीटा। तो यहां दो कंपोनेंट हो जाते हैं इसके, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, यह है v sin थीटा और यह है v cos थीटा। तो यहां पार्टिकल प्लेन में मोशन करेगा, प्लेन में, तो इसमें दो होंगे, हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर, क्योंकि जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो क्या कराएगी, सर्कुलर कराएगी, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो लीनियर मूव कराएगा। तो इसमें दो मोशन एक साथ होंगे, सर्कुलर एंड लीनियर, ऐसे ऐसे हेलिकल शेप। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, पाथ है हेलिकल, ठीक है। इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज होता है, आर का बस कंपोनेंट इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है तुम लोग, परपेंडिकुलर वेलोसिटी यूज होगी सर्कुलर मोशन के लिए, मतलब यहाँ जो b है वो एक्चुअली यहाँ b sin थीटा होगी, समझ आ रही बात, b की जगह पर b sin थीटा, बाकी इसमें टाइम पीरियड निकलेगा, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, वो सब तुम लोगों को पता है कैसे निकालेंगे, इनको फिर इंटरचेंज करने हैं, वेलोसिटी चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, r चाहिए तो इसके लिए r का फॉर्मूला ये बन गया, b चाहिए होती तो b को सेपरेट कर लेते, r क्यूब अपॉन m हो जाता, उसका टाइम पीरियड चाहिए होता तो 2 पाई r अपॉन b होता है, फ्रीक्वेंसी चाहिए होती तो 1 अपॉन t होता है। इस तरीके से वो जो फॉर्मूले हैं वो तुम्हें ऑपरेट करने पड़ेंगे। इसी में एक सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स रिलेटेड, तो जैसे लेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम एनीथिंग मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 20 टेस्ला 30 टेस्ला एनीथिंग, ठीक है, विद अ वेलोसिटी एट एन एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट। तो सिंपल फॉर्मूला इज F इक्वल्स टू QV sin थीटा। इस फॉर्मूले का भी यूज देख लेना, एक क्वेश्चन इससे मिल सकते हैं, एमसीक्यू में हो सकते हैं या कहीं और भी हो सकते हैं। तो सब एक शॉर्ट रिवाइज कर रहे हो तुम लोग, इस समय टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो, टॉपिक कई बार हमें सारी डिटेल एंड डेप्थ जितना पॉसिबल था पढ़ा चुके हैं। आगे इसी में दो लॉ है, दो लॉ। सबसे पहले तो इसमें एक डिवाइस है गैल्वेनोमीटर, ठीक से प्रिपेयर करना, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, थ्योरी ऑफ गैल्वेनोमीटर मतलब जो कॉन्सेप्ट है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर एंड एन एमीटर। तो सिंपल है, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर वी हैव टू कनेक्ट अ शंट वायर
with the series of galvanometer, then it convert into the voltmeter। मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट वायर जब हम सीरीज में जोड़ देते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वोल्टमीटर में। और वही शंट वायर जब हम क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाउ टू कन्वर्ट के लिए पूरे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए हैं, पूरे फॉर्मूले पढ़ाए हैं, टॉपिक है, ठीक से देख लेना। अब इसमें एक लॉ है बायोट-सेवर्ट, बायोट-सेवर्ट लॉ। तो लॉ ऑलरेडी तुम लोगों को पता है। अगर हमने कोई कंडक्टर अज्यूम किया, एक स्मॉल एलिमेंट अज्यूम किया जिसकी लेंथ डेल्टा एल है, और इससे एक पॉइंट आर डिस्टेंस पे अज्यूम किया जो एक इंक्लिनेशन बना रहा है जिसकी रेडियल लाइन थीटा एंगल फॉर्म कर रही है विद द एलिमेंट, देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट इफ द करंट इज I is given by mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square। दिस इज द बायोट-सेवर्ट लॉ। तुम्हें पता है, लॉ पे ज्यादा नहीं जाना है, हमें किस पे जाना है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। तो जो तुम्हारे सिलेबस में एप्लीकेशन है एक बार उनको फिर से रिवाइज कर लेना। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन अकॉर्डिंग टू द 2 मार्क्स, वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ सेंटर ऑफ ए कैरिंग लूप। एक्सेस पे नहीं, सेंटर पे, ठीक है। तो सेंटर वाला जो हम फाइंड आउट करते हैं उसमें क्या है, जैसे हमने एक करंट कैरिंग लूप अज्यूम कर ली, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसके सेंटर पे ये सेंटर ले लिया O, और इस लूप की रेडियस कितनी है R। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कंसीडर अ शॉर्ट एलिमेंट ऑफ दिस लूप, कंसीडर एज AB। एलिमेंट और लेंथ रेडियल लाइन के बीच में एंगल कितना बन रहा है, डायग्राम में दिख रहा है 30। सीधे बायोट-सेवर्ट लॉ अप्लाई करो और टोटल पे इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल एलिमेंट इफ अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला 4 पाई I इसमें करंट है, dl इसकी लेंथ है, फाइन 90 है, यहाँ दिख रहा है ये एंगल, रेडियल लाइन और एलिमेंट की लेंथ के बीच का एंगल 90 है, अपॉन डिस्टेंस कितनी है, ऑपरेशन पॉइंट O सेंटर है, और ये डिस्टेंस है कितनी R, दैट इज R, फाइन 91 हो गया। अब क्या करना है, फॉर होल के लिए निकालना है, फॉर होल लूप। फॉर होल लूप के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v, यहाँ देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज टेकन एज अ कांस्टेंट, आउटसाइड आ जाएगा इंटीग्रेशन से, फाइन 90 ऑलरेडी 1 है, I फिक्स है, R स्क्वायर फिक्स है क्योंकि कुल लूप है, उसकी रेडियस तो फिक्स ही है। इंटीग्रेशन सिर्फ कितने का होना है, dl का, और कितने पे 0 टू 2 पाई, अगर इसकी रेडियस R है तो इस लूप को स्ट्रेच करेंगे तो पूरी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई R, तो 2 पाई R, तो dl का इंटीग्रेशन L, और अपर माइनस लोअर लिमिट को रिप्लेस करेंगे तो इट्स इंटीग्रेशन इज 2 पाई R, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I R स्क्वायर इनटू 2 पाई R। तो इसमें जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, एक तो R ही कैंसिल हो गया और ये 2 पाई 2 टाइम्स V हो गया, क्या बचा है, म्यू नॉट I अपॉन 2R। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसमें एक कंडीशन और है जो न्यूमेरिकली यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सिंगल लूप है, अगर हम n टर्म्स वाली लूप अज्यूम करें, है ना, इफ n टर्म्स देन n शुड बी मल्टीप्लाई हियर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप हैविंग द n टर्म्स इज म्यू नॉट ni अपॉन 2R हो जाएगा, तो n मल्टीप्लाई हो जाएंगे बस। तो इसको ठीक से देख लेना। और इसी में एक दूसरा लॉ था एम्पियर सर्क्यूटल लॉ था, तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के भी एप्लीकेशन थे। तो सबसे पहले तो वो लॉ ही आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दिस लॉ। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, अगर हम यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं, इसके अराउंड एक सर्कुलर लूप अज्यूम करते हैं जिसकी रेडियस कोई ना कोई अज्यूम कर लेते हैं R, जब ये पाथ है ना, लूप नहीं है पाथ है, ये सपोज कर लेते हैं। तो द लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पाथ, दिस इज द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ये ना। इसको तो यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड जो भी है, ये I करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इस पाथ के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका लीनियर इंटीग्रेशन इस पाथ में करेंगे तो इसके अंदर जो करंट है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ हो जाएगा। इसी को अप्लाई करके हमें एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, लॉ तो बता दिया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। तो लॉन्ग सोलेनॉइड में सबसे पहले हम एक सोलेनॉइड अज्यूम कर लेते हैं। सोलेनॉइड क्या है, इट इज अ सिंपल हेलिक्स ऑफ ए कंडक्टिंग इंसुलेटेड वायर इन द सिलेंड्रिकल शेप। हेलिकल शेप मतलब एक कॉपर वायर लिया इंसुलेटेड, तो उसको हेलिक्स में बना लिया, चाहे तो किसी कार्डबोर्ड पे लेके, तो वो सोलेनॉइड बन गई पूरा। लेकिन सोलेनॉइड कब कहीं जाएगी, उसमें करंट फ्लो होगा, क्योंकि तब वो मैग्नेटिक बिहेवियर से एसोसिएट हो जाएगी। तो जैसे ही ये हमने एक सोलेनॉइड अज्यूम कर ली, इसमें ये टर्म
दिखाने को डायग्राम में ऐसे दिखाए जाते हैं, एक्चुअली ऐसे नहीं होते हैं, दे आर बाउंडेड क्लोजली, क्लोज होते हैं ना, हम तो यहाँ डायग्राम दिखाने के लिए तो इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी एक्सेस जिसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो दो तरीके हैं, हमें क्या कैलकुलेट किया जाता है, ड्राइव द फॉर्मूला और ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। वर्ड में थोड़ा ध्यान दो, नियर इट्स सेंटर, नॉट एट अ सेंटर, मतलब सेंटर पे लिखा होगा तो भी वही निकालना, नियर द सेंटर लिखा होगा तो भी वही निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करना है। तो हमें इसके अंदर जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसको क्या करना है, एक क्लोज पाथ में क्लोज करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहां से एक रेक्टेंगुलर लूप ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको कोई नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है, तो वही एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करो, बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट, और नेट आई नेट लिखा है यहाँ पे, नेट करंट इन क्लोज। तो पाथ कितना है, पी क्यू आर एस, इसके अंदर देखो कितने भी टर्म आ रहे हैं, यहाँ जो हमें दिख रहा है 1 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब जो n है वो कितने है 2, तो नेट करंट इसमें कितना होगा, एक टर्म में करंट है i, तो 2i हो जाएगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, मतलब 2i नहीं लिखना है कहीं, हम इस डायग्राम पे दिखा रहे हैं कि ये जो हमने क्लोज लूप एज्यूम की है इसमें दो टर्म है अंदर, तो यहाँ पर नेट करंट का मतलब हुआ एक टर्म में i करंट है तो दो टर्म में 2i हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर n टर्म इसके अंदर होंगे तो ni, तो यहाँ इसको जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो देखो b डॉट dl को ओपन करेंगे तो b dl cos थीटा होगा। पहले लूप लिख देते हैं, लूप क्या है, p q r s। अब इसमें ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, थंब रूल, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, कर्ल के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, थंब के डायरेक्शन में। तो इस वाले लाइन में करंट कैसे आ रहा है, कर्ल फिंगर की, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, ऐसे। तो अब यहां देखो B डॉट dl है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है dl, जब इसकी पहली आर्म पे कोई एलिमेंट लेंगे dl, तो मैग्नेटिक फील्ड और dl का डायरेक्शन एक ही होगा, एक ही डायरेक्शन है, मतलब एंगल 0 होगा। जब हम dl यहां लेंगे तो dl इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड उधर होगा, मतलब एंगल 90 होगा। जब हम dl यहां लेंगे तो इसमें कोई करंट इनक्लोज ही नहीं है, सोलेनॉइड से बाहर है आर्म, तो यहां कितना है, इस पर I 0 है, तो यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात ही खत्म हो गई। जब हम वापस इस वाली आर्म पे लेंगे तो ये फिर 90 होगा, तो इसका मतलब सिर्फ एक जगह पर होगा पैरेलल, तो इसका मतलब इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा PQRS वो एक्चुअली ओनली SR होगा, S से लेके R तक, बाकी वाला सब 0 हो जाएगा। और जब हम इस R को इंक्रीज करते चले जाएंगे पूरी सोलेनॉइड पे लाएंगे इंटीग्रेशन की कंडीशन में, तो पूरा का पूरा कितनी लेंथ के बराबर हो जाएगा, 0 से लेके L तक। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम ऐसे लिखेंगे B डॉट dl cos 0 यहां पर लिख सकते हैं, अभी B डॉट dl है तो म्यू नॉट, और पूरी सोलेनॉइड में n टर्म्स अगर है तो नेट करंट कितना हुआ, n I। इसको ओपन करो, B आउटसाइड ले लें, dl का इंटीग्रेशन कितना होगा, इसकी लेंथ अगर l है तो dl को इंटीग्रेट करेंगे, B dl cos थीटा, B dl cos 0 होगा, cos 0 1, dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, l म्यू नॉट एन आई। तो फॉर्मूला क्या आएगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। एक्चुअल फॉर्मूला तो आता है ये, लेकिन यहां पर ये स्मॉल एन को हम लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, तो इस एन अपॉन एल की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। ये भी न्यूमेरिकल यूज करते समय ध्यान रखना, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और एक्चुअल फॉर्मूला ये है, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पे टर्म करें तो ये फॉर्मूला है, अदरवाइज हमें ऐसे लिखने का मतलब ये होता है n इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ ऑफ दैट सोलेनॉइड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर से। फिर जो तुम्हारा नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले में आता है थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल में स्पेशली तुम्हें क्या पढ़ना है, बार बार हम यहां का रिपीट करें, पैरा, डाया और फेरो की प्रॉपर्टीज, ठीक से। और प्रॉपर्टीज में भी कौन सी, रिलेटेड टू मैग्नेटिक परमेबिलिटी, सस्पेक्टिबिलिटी, इन दो चीजों को फोकस देना है। जैसे डाया की नेगेटिव है, पैरा की पॉजिटिव है, उसकी ग्रेटर देन 0 है, उसकी लेस देन 0 है, इस तरीके से, मतलब म्यू की वैल्यू और चाई की वैल्यू, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, ये दो पे। बाकी उसमें ज्यादा मतलब क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास का मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, है ना, वी आर नॉट डिस्कसिंग द होल चैप्टर इन दैट पर्टिकुलर क्लास, पूरे चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, पूरे सिलेबस की बात कर रहे हैं। इसके बाद में जब आते हैं तो वो आता है
EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें आपका फोकस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए लेंज लॉ पर। लेंज लॉ मींस इंक्लूडेड फैराडे लॉ। फैराडे के दो लॉ हैं, दोनों आप लोगों ने पढ़ रखे हैं और दोनों आपको ठीक अच्छे पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमने रिसेंटली कराए हैं तो अच्छे पे आते हैं। फर्स्ट लॉ क्या था? whenever the magnetic flux change a EMF is induced in the circuit or closed loop, है ना, it stay till long as the flux change, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक EMF इंड्यूस होता रहेगा। ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ में क्या था? the rate of change of magnetic flux is directly proportional to the induced EMF, that is E proportional to minus d phi by dt। उसी को हम जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स यूज कर लेते हैं, इनके साथ कॉइल इक्वल्स टू ये वाला, तो इफ माइनस n d phi by dt, ये सेकंड फैराडे लॉ। इस पे बेस्ट क्वेश्चन होगी। लेंज लॉ, लेंज लॉ डेफिनेशन बाय भी पूछा जाता है ना, कंसीक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ का मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और लॉ का स्टेटमेंट क्या है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और इंड्यूस EMF is such that it opposes the cause due to which it produce। जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है उसी को क्या करता है? अपोज करता है। ये टेंडेंसी है। इसी में कुछ क्वेश्चन अभी हमने रिसेंट क्लास में बताए थे। When a magnet is moving towards a coil with a north pole, with a south pole, towards और away, ये सारे तुम लोगों को पता है, तो सिंपल लेंज लॉ वहां अप्लाई होता है। अगर नॉर्थ पोल किसी कॉइल की तरफ जा रहा है तो उस कॉइल के सामने वाले फेस पर नॉर्थ ही डेवलप होगा, क्योंकि उसको अपोज कर रहा है तो रिपल्सन होगा। और अगर नॉर्थ ही डेवलप होगा तो नॉर्थ इज टेकन एज अ पॉजिटिव, और पॉजिटिव के केस में द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर साउथ डेवलप हो रहा है तो करंट शुड बी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब बाकी इसमें जनरेटर आप लोगों को पढ़ना है, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर बोथ विद थ्योरी कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग। ठीक है, फिर डेरिवेशन वही है ट्रांसफार्मर का जो अल्टरनेटिंग करंट का हमने सॉल्व किया था, तो वो भी ठीक से पढ़ लेना। एसी में हमें क्या करना है? बेसिकली LCR सर्किट। ठीक है, इस सर्किट में सारे सर्किट इन्वॉल्व हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे हम LCR का फेवर डायग्राम बनाए, तो फेवर डायग्राम सबसे पहले उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे पास में तीन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं। एक तो है रेजिस्टेंस R, दूसरा है इंडक्टेंस जिसको हम लिखते हैं L से, और तीसरा है कैपेसिटेंस, ठीक है, C। ये तीन कंपोनेंट हैं, इनसे मिलकर हमारे पास डिफरेंट सर्किट बने। लास्ट चैप्टर में EMI में हम दो चीजें और ठीक से रीड कर लेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो उन पे वैसे कोई न्यूमेरिकल हो सकता है, डायरेक्टली वो पूरा नहीं आता है। अब यहाँ पर इन तीनों कंपोनेंट को मिक्स करके क्या बनेगा? व्हेन दीस ऑल थ्री कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एक्सटर्नल सोर्स और सप्लाई, इट इज सेड टू बी LCR, सीरीज LCR सर्किट, और इसी को पूरे चैप्टर में यूटिलाइज करना है। तो इसमें मैं सबसे पहले फाइंड आउट की थी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल ओवर फुल साइकिल, कंप्लीट साइकिल। फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू आप लोगों को ध्यान होगी 2I0 अपॉन पाई थी, है ना, और RMS वैल्यू I0 अपॉन रूट 2 थी। ठीक है, ऐसे ही इन केस ऑफ EMF E0 अपॉन रूट 2 हो जाएगी, या 2E0 अपॉन पाई एवरेज वैल्यू हो जाएगी। एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल होती, कंप्लीट के लिए 0 होती, लेकिन जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो कंप्लीट साइकिल के लिए होती है। ये भी नोटेशन में रखना यूज करने से पहले। तो सर्किट अगर हम बनाएं तो LCR इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, ये हो गया LCR। एक्सटर्नल AC सोर्स सप्लाई इसको कनेक्ट कर दी। कोई भी LCR सर्किट का फेजर डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ क्या पता कर, अगर हम ये अज्यूम करें देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर इज BL, अक्रॉस द कैपेसिटर इज BC, अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज BR। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या होता है? एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I। तो हमें पता है व्हेन वी कनेक्ट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन सीरीज द करंट रिमेन सेम इन ऑल द कंपोनेंट्स। करंट सीरीज में एक ही रहेगा, तो करंट नहीं बदलेगा। तीनों में करंट कितना है? I, while the potential difference are different, BL, BC and BR। कंडीशन क्या है? अगर हम I को यहां से ऐसे ड्रॉ कर लें, I का डायरेक्शन ये ले लें फेजर डायग्राम में, तो BR वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड द करंट I आर अलोंग द सेम फेज, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो I भी इधर है और R भी इधर है। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्शन कॉइल लीड्स टू द करंट बाय अ फेज पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री वोल्टेज क्या होता है? आगे होता है।
किससे, आई से। तो आगे होने का मतलब ये अपवर्ड, तो BL का होना चाहिए यहाँ सेम है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इफ लेग्स टू द करंट बाय अ फेज पाई बाय 2, तो 90 बिहाइंड होगा तो ये हो गया BC। तो ये फेवर बनेगा LCR का, तो BL और BC अपोजिट में है, इनका रिजल्ट को हम लिख सकते हैं BL डिफरेंस BC और BR हो गया इधर। तो ये एक बन गया, लॉ पैरेललोग्राम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इनका BL BC और BR तीनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा फेज एंगल। इसको यूज करके हम सीधे से यूज कर सकते हैं क्या, लॉ पैरेललोग्राम यूज करें, B स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो चीजें इसमें पूछी जाती है, वन इज इंपीडेंस। इंपीडेंस में क्या हमने सॉल्व किया था, XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, फिर ये फेज एंगल tan phi जिसका फॉर्मूला होगा BL माइनस BR अपॉन B, सॉरी BL माइनस BC अपॉन BR, दैट इज XL माइनस XC अपॉन R। इसको दूसरे टर्म में अगर लिखें तो XL ओमेगा L होता है, ये 1 अपॉन ओमेगा C होता है, 1 R होता है। इसी सर्किट में अगर ऐसी कंडीशन अप्लाई हो, जैसे यहाँ पर जो AC सोर्स लगा हुआ है, इसके जो इक्वेशन होती है क्या होती है, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा t है या साइन ओमेगा t प्लस फाई है, एनीथिंग पूरा, तो इसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि ओमेगा तो इन्वॉल्व है। तो इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी नेचुरल और इस एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाती, दे आर नियरली इक्वल, तो रेजोनेंस अकर इन द सर्किट एंड द सर्किट इज सेड टू बी सीरीज रेजोनेंस LCR सर्किट। और ये होता कब है, कंडीशन भी आपसे डायरेक्टली बनवा कर पूछी जा सकती है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट। तो इट इज अकर व्हेन XL is equals to XC, when the inductive reactance is equals to the capacitive reactance। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन हो जाएगी। इस कंडीशन को यूटिलाइज करके एट रेजोनेंस में हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये ओमेगा नॉट L इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट C हो जाता है फॉर्मूला, और यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर 1 अपॉन LC, ओमेगा को 2 पाई f लिख सकते हैं, तो 2 पाई f नॉट होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन LC, और f नॉट की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है जिसपे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी में एक टर्म क्वालिटी फैक्टर भी है, जो भी अभी हम कुछ 1-2 क्लास पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर भी Q का जो जनरल फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, इसमें बेस्ड कोई क्वेश्चन पॉसिबल है। Q इक्वल्स टू 1 अपॉन R अंडर रूट L अपॉन C, डायरेक्टली हमें पता है इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कैपेसिटर डिवाइडेड टू द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, BL अपॉन R और BC upon R। So according to definition, it is quality factor is a physical quantity which is the measure of sharpness of resonance। जो रेजोनेंस के शार्पनेस को मेजर करती है वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो AC में भी इससे ज्यादा में, मतलब दीज आर ओनली इंपॉर्टेंट, तुम्हारा वो CBSE वाला पेपर नहीं है, बट लेकिन इनसे मैक्सिमम मिलने के चांस है। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप बेसिकली जनरली रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे, इनकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ प्रॉपर्ली प्रिपेयर करिए, एक्सरे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूजफुल टू किल द जर्म्स, ठीक है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। जनरली 2 मार्क्स का चैप्टर है। और अदर क्वांटिटी इज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है, फॉर्मूला एक बार हम रिमाइंड करा देते हैं, ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt। दिस इज बाइलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका रीजन है डबल होने का पूरा, और दिस इज द फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले पे बेस कुछ क्वेश्चन हो पॉसिबल हो तो कर ले। तो ये हमारी जो थी वो फर्स्ट बुक का पूरा एटलीस्ट एक शॉर्ट नोटेशन हो गया आपके पास में। तो इतने टॉपिक तो मेरी तरफ से कर ही लेना तुम लोग अच्छे से। बाकी अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो सेकंड का पूरा डिस्कस कर लेंगे जो मेन है, और उनको थोड़ा ठीक से पढ़ के भी आना पूरा। तो आज पहले इतने करके देखो, और जो भी तुम लोगों के पास में क्वेश्चन होते हैं सॉल्व कर रहे हो, उन क्वेश्चन को टिक करके मार्क करो, स्पेशली चाहे पेज को फोल्ड करके रखो, नेक्स्ट डे आके पूछो, कम से कम 3-4 डेज तुम्हारे पास यूटिलाइज करो, ठीक है।